हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने नया गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है। इंपॉर्टेंट सवाल होता है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तीनों सेनाओं के हथियार खरीद के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितनी रकम खर्च करने की मंजूरी दी है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, मिसाइल, इन सब खरीदे जाएंगे तीनों सेनाओं के लिए। केंद्र सरकार ने 118 अर्जुन मार्क 1A की खरीद की मंजूरी दी है थल सेना के लिए। तो कितनी रकम की है, टोटल जो टैंक है कितने रकम का है, क्या खास है इस टैंक में, कब बनकर तैयार हुआ है, युद्ध में लड़ने के दौरान कैसी क्षमता होती है, किसने इसे बनाया है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब बर्ड फ्लू वायरस से इंसान के इन्फेक्ट होने का पहला मामला सामने आया है, तो किस देश में ये सामने आया है और दुनिया को कितना खतरा है आबादी को। OLX ऑटोज़ के नए ग्लोबल CEO बनाए गए हैं, इंडियन है, कौन है वो। सेकेंड, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चल रहा है, तो कितने राज्य इसमें शामिल हुए हैं। तो कई तरह के टॉपिक हैं और इन सब के बारे में डिटेल बताएंगे क्वेश्चन आंसर MCQ के रूप में। इसका PDF भी अवेलेबल है डिटेल में नोट्स के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA शॉर्ट में कहते हैं, तो उसने किस मॉडल को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर होगा नतालिया वोडियानोवा। ओके, नतालिया वोडियानोवा कौन है वो, तो रूस की सुपर मॉडल है और सोशल वर्कर भी हैं, तो वो अब प्रचारक के तौर पर वहाँ देखी जाएंगी। ठीक है, तो UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उनकी कार्यकारी निदेशक कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नेम, तो उन्होंने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है और वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अब गुडविल एम्बेसडर हो गई हैं। ठीक है, और वो जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उसको दूसरे तौर पर कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, इस तौर पर भी माना जाता है UNFPA को, तो उसकी प्रचारक होंगी। अच्छा, गुडविल एम्बेसडर की इंपॉर्टेंट है और क्या भारतीय भी रह चुके हैं गुडविल एम्बेसडर। हाँ, आपको पता होगा 2016 में प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था, उससे पहले 2005 में अमिताभ बच्चन भी गुडविल एम्बेसडर रह चुके हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इस बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी, हालांकि 1969 में इसका कामकाज शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का नाम जो है वो 1987 में मिला था इसको। ठीक है, UNFPA शॉर्ट में कहते हैं इसे, और इसकी जो स्थापना है वो यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर हैं उनमें से एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, तो उसके द्वारा ये स्थापित किया हुआ था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, तो UNFPA का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीनों सेनाओं के लिए कितनी रकम के हथियार, टैंक, वाहन, मिसाइल, ये सब खरीद के प्रस्तावों को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फरवरी 2021 में मंजूरी दी है। आंसर होगा 13,700 करोड़ रुपए के। ओके, इसके तहत क्या क्या होगा, तो 118 अर्जुन टैंक खरीदे जाएंगे, 3000 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियाँ होंगी, नाग मिसाइल होंगे, इसके अलावा भी बहुत तरह के हथियार और गोला बारूद इक्विपमेंट्स ये सब खरीदे जाएंगे। पूंजीगत खर्च इसको कहा जाएगा, 13,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे, अभी फ़िलहाल ये किया गया है। ठीक है, नाग मिसाइल भी है इसमें जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये सब भी खरीदे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो DAC क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये क्यों मंजूरी देता है। देखिए, जो सशस्त्र बल हैं यानी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसकी जो ज़रूरतें हैं और अचानक जो ज़रूरतें होती हैं उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, रक्षा अधिग्रहण परिषद हिंदी में कहते हैं। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है, जो कि अभी हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता की है। और ये खरीद संबंधित या अधिग्रहण संबंधित मामलों के
निर्णय लेती है और सर्वोच्च संस्था है रक्षा मंत्रालय की। और इसको बनाया गया था क्यों? क्योंकि करगिल वॉर के समय ये देखा गया कि अचानक बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी, हथियार की ज़रूरत पड़ी, गोला बारूद की ज़रूरत पड़ी और उस समय डिसीजन लेने की क्षमता सरकार में बहुत कम थी। अब बहुत सारे डिसीजन वक्त पे नहीं हो पाए, इसकी वजह से काफ़ी देर हुई। तो उसी दौरान ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे और उसी के रिकमेंडेशन पर ये DSC का फॉर्म किया गया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। इससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DSC ने सेना के लिए 118 अर्जुन मार्क 1A मतलब अल्फा टैंकों के अधिग्रहण की मंजूरी दी है, खरीद करने की मंजूरी दी है फरवरी 2021 में। तो इसकी लागत कितनी है? 118 जो टैंक खरीदे जाएंगे उसके लिए। तो आंसर होगा इसका 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्हीं की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग। और ये टैंक के बारे में बताऊँ, ये भारत में ही निर्मित है, स्वदेशी टैंक है। और ये पिछला जो टैंक था अर्जुन मार्क 1 टैंक, उसका एक बेहतर संस्करण है। ठीक है, और भारत के पास इसी श्रृंखला का अर्जुन MK2 टैंक भी है। अभी हाल में पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में सेना प्रमुख MM नरवणे को अर्जुन मार्क 1A यानी अल्फा टैंक जो नया टैंक है उसको सौंपा था। ठीक है, तो इसका निर्माण चेन्नई में हो रहा है। ओके, और ख़ास बात है कि दक्षिण भारत में निर्माण हो रहा है और इसका यूज़ उत्तर भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए किया जाएगा। अर्जुन मार्क 1 अल्फा 1A। ठीक है, ये काफ़ी इसमें चेंजेस किए गए हैं पुराने जो टैंक थे उससे, और ये तेज़ी से लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम है, हमला करने में बहुत तेज़ी से सक्षम है। रात या दिन हर मौसम में लक्ष्य पर निशाना लगाने की इसकी क्षमता है। और डिज़ाइन के मुताबिक इसमें मिसाइल दागने की भी क्षमता दी जा सकती है। इस पर परीक्षण भी चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है। और ख़ास बात है कि इसमें जो इस्तेमाल उपकरण है या जो भी सामान है उसमें से 54.3% उपकरण स्वदेशी हैं, भारतीय हैं। जबकि जो पिछला संस्करण था इसी टैंक का अर्जुन मार्क 1 या अर्जुन मार्क 2, तो 41% ही इंडियन सामान उसमें लगे थे, लेकिन इस बार ज़्यादा है। और इसमें ट्रांसमिशन क्षमता पिछले संस्करण से बेहतर है। ग्रेनेड, मिसाइल, इन सब के हमलों को मजबूती से वो झेल सकता है। यहाँ तक कि जो अगर रासायनिक हमला होता है तो उससे बचने के लिए भी इसमें खास तरह के सेंसर लगे हुए हैं। इसमें लगे जो इक्विपमेंट हैं वो एंटी टैंक हथियारों से सुरक्षा देता है। ठीक है, जो एंटी टैंक हथियार है, मिसाइल है, उन सब से बचने की क्षमता देता है। लेजर वार्निंग सिस्टम से पता लगा लेता है कि कहाँ और किस जगह से मिसाइल या कोई भी ऐसी जो वार्निंग है वो आ रही है, तो हमला कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। इन सब में काफ़ी महारत हासिल है इस टैंक को। और यहाँ तक कि जो मैदान में, युद्ध के मैदान में जो माइंस बिछा दी जाती हैं ताकि टैंक चले और वो धमाके से उड़ जाए, तो इससे बचते हुए इसको ढूंढने का में भी इसमें क्षमता है, बचने की भी क्षमता है, आसानी से आगे बढ़ने की क्षमता है। इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। ख़ास तकनीक है, गोला बारूद है इसमें, जिससे कम समय में दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसमें 120 mm कैलिबर की स्वदेशी राइफल गन लगी हुई है। और जब टैंक चलता है, जो आप देख भी रहे हैं, तो काफ़ी दृश्यता जो है यानी देखने की जो क्षमता है वो हिलने डुलने लगती है। टैंक चूँकि काफ़ी अस्थिर होता है चलते समय, तो स्थिर करने के लिए इक्विपमेंट भी लगे हैं जो कम रोशनी में भी वो देख सकते हैं। रात में भी चल सकता है, दिन में भी चल सकता है, किसी भी मौसम में ये एक्टिव रूप से चल सकता है। इसमें मशीन गन लगा हुआ है, एंटी टैंक एयरक्राफ्ट मशीन गन भी लगा हुआ है, रात में देखने की क्षमता है। और आपको बता दूं कि 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल सकता है, दौड़ सकता है। हालांकि युद्ध के क्षेत्र में थोड़ी रफ्तार कम होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रफ्तार ये मानी जा रही है। अच्छा, अर्जुन टैंक की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि DRDO ने इसको बनाया है और 1972 में अर्जुन टैंक के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था। इस टैंक का जो वज़न है अर्जुन मार्क 1 अल्फ़ा मार्क 1A, उसका वज़न 68 टन है। ओके, अभी वाले का। तो इसका जो उत्पादन हुआ था, वैसे तो शुरुआत बनाने की 1972 में हुई थी और
1996 में इसका शुरुआती उत्पादन हुआ था। और आपको बता दूं कि 2004 में 124 टैंक जो हैं अर्जुन टैंक यानी पिछले संस्करण के वो शामिल हो चुके हैं। और ये राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं पाकिस्तान से लगे हुए पश्चिमी रेगिस्तान वहाँ पर तैनात किया हुआ है। हालांकि नई ज़रूरतों के हिसाब से पुराने टैंक में कुछ सुधार के लिए सेना ने कहा था। उसके बाद DRDO ने इसको बेहतर संस्करण बनाया है, बहुत सारे इसमें ज़्यादा क्षमता लगाई है। ओके, और भारत के पास वैसे अधिकतर जो है रूस के निर्मित T-72 T-90 टैंक हैं मौजूद में। और अगर बात करें कि लद्दाख में जो टैंक भेजे गए थे वो कौन से टैंक थे, तो वो रसियन टैंक थे जो हल्के थे और लद्दाख में भेजे गए थे, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था उस दौरान। तो मुझे लगता है कि टैंक के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल गई होगी। और अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड फ्लू वायरस से इंसान के संक्रमण होने का पहला मामला सामने आया। तो इस पर बात करते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है, विद नोट्स है, काफ़ी डिटेल में बताया गया है। इसको प्रीव्यू भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है ताकि आपके हर जो भी दुविधा है वो सब दूर हो सके। तो जैसे मैं बताता हूँ करंट अफेयर्स में वैसे ही पूरा डिटेल दिया हुआ है एक एक टॉपिक को लेकर। तो ये बुक जो है वो अमेजन पे बेस्ट सेलर है पिछले 2.5 महीने से। आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, PDF भी अवेलेबल है, तो वो भी देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बर्ड फ्लू वायरस से इंसान के संक्रमित होने यानी इन्फेक्टेड होने का पहला मामला किस देश में मिला है? H5N8 वायरस है ये। कौन सा? H5N8। आंसर होगा रूस। ओके, रूस में बर्ड फ्लू से इंसान के संक्रमित होने के, ह्यूमन के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया। और WHO ने फरवरी 2021 में अभी हाल ही में इसकी पुष्टि भी कर दी और चिंता जताई जा रही है इस मामले को देखते हुए। रूस के वेक्टर रिसर्च सेंटर ने कहा है कि उसके देश में 7 लोगों में वायरस का संक्रमण मिला है, H5N8 वायरस का, और ये सभी पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। ओके, देखिए रूस के साथ साथ कई अन्य देशों में भी वायरस H5N8 स्ट्रेन मिला था, लेकिन वो केवल पोल्ट्री में ही मिला था। पोल्ट्री मतलब मुर्गों में मिला था, पक्षियों में मिला था। लेकिन ऐसा पहली बार है जब वायरस को इंसान में पाया गया है। ये वायरस यानी म्यूटेट कर रहा है ये वायरस और इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो वायरस है H5N8 ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है जो कि पक्षियों, मुर्गियों में फ्लू के रूप में पाया जाता है। तो वैसे तो बर्ड फ्लू फैलने के लिए कई सारे वायरस जिम्मेदार होते हैं, जैसे H5N1, H7N9, H9N2, ये सब खतरनाक माना जाता है। लेकिन अगर ये वायरस इंसान में आ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। ओके, और आपको बता दूं कि मानव में बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला और 1997 में आया था, जब हांगकांग में मुर्गियों से एक शख्स में वायरस फैला था। तो अब 2021 में ये रूस में मामला सामने आया है और वो भी H5N8 का पहला मामला सामने आया है। ओके, बर्ड फ्लू का कुछ तो मामले पहले सामने आए थे जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन अभी H5N8 का पहला मामला सामने आया है रशिया में, रूस में। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। और चूँकि जब कोविड-19 चल रहा है, ऐसे समय में कोई भी वायरस की जब चर्चा होती है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चर्चा के लिए भी। ओके, अब बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं? तो ये श्वास रोग है यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें हो जाता है और ख़तरनाक होता है कि संक्रमित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार, मांसपेशी में दर्द, ये सब देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। OLX ऑटोज़ के नए ग्लोबल CEO कौन बनाया गया है? आंसर होगा गौतम ठाकुर। ओके, भारतीय हैं और इस पद पर वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहाँ जो मौजूद हैं 4000 से ज़्यादा कर्मचारी, तो उनका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, 15 मार्च 2021 से वो ग्लोबल CEO के रूप में काम शुरू कर देंगे और अभी नियुक्ति हो गई है। तो OLX ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड NGO डे
कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 फरवरी। ठीक है, विश्व एनजीओ दिवस। ये चैरिटी, समाज सेवा, इन सब के लिए एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था को हिंदी शॉर्ट में एनजीओ कहते हैं। तो ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मलयाली भाषा के कवि विष्णु नारायण नंबूदरी, उनका निधन हो गया 25 फरवरी 2021 को। तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर होगा पद्मश्री। उनकी उम्र 81 ईयर की थी। मलयाली भाषा के लोकप्रिय कवि थे वो। उनका जन्म केरल के पत्तनमपट्टा जिले में हुआ था। 2014 में उनको पद्मश्री मिला था। केरल साहित्य में काफ़ी अच्छा खासा नाम था। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिल चुका था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संत रविदास जयंती वर्ष 2021 में कब मनाई गई? इसका आंसर होगा 27 फरवरी। ओके, 27 फरवरी को मनाया गया। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती मनाई जाती है और इस बार 27 फरवरी को ये दिन आया है। ओके, और संत रविदास जी को संत रैदास, भगत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दूं कि गुरु रविदास को उत्तर भारत में खासतौर पे जाति व्यवस्था उन्मूलन के प्रयासों के लिए जाना जाता है। समाज में जो सोसाइटी में भेदभाव, छुआछूत है, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध किया था, प्रचार प्रसार किया था कि विरोध होना चाहिए इसका। और वो कबीर दास के समकालीन हैं और उनकी शिष्या जो है मीराबाई मानी जाती हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, भक्ति आंदोलन के एक भारतीय कवि संत थे। उन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में रविदासिया धर्म की भी स्थापना की थी। उनका प्रभाव जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब के क्षेत्रों में था। गुरु के रूप में उनका सम्मान था, आज भी सम्मान माना जाता है। समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत के रूप में उनकी एक तरह से पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है, क्रेमेंथोडियम इंडिकॉम। तो किस राज्य में इसकी खोज की गई है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में 23 फरवरी को जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में अल्पाइन की एक नई प्रजाति एक तरह से देखने को मिली है, ढूंढी गई है। और नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। सूरजमुखी जो होता है हिमालयन, उसकी प्रजाति से ही रिलेटेड है। और इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसकी टीम ने, और भी कई संस्थान से उसकी टीम ने ये ढूंढा है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर BD मिश्रा। राजधानी क्या है? ईटानगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने फरवरी 2021 में सिगरेट और अन्य जो तंबाकू उत्पाद हैं उस विज्ञापन का प्रतिषेध, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण विनियमन संशोधन अधिनियम 2020-21 को मंजूरी दी है और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है इस तरह से? आंसर होगा झारखंड। ओके, झारखंड की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई और हुक्का बार सहित सिगरेट, तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और आपको बता दूं कि सार्वजनिक स्थलों पर झारखंड में तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैरकानूनी होगा। और सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू सेवन पर जो दंड है वो 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। खुले सिगरेट की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इस तरह के कामकाज किए गए हैं। और यदि कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा जाता है तो अधिकतम 3 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। झारखंड की बात हो रही है। राजधानी क्या है? रांची। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन तो हैं ही और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो इसमें कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी शामिल हुए हैं? आंसर होगा 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, 2 मार्च तक ये चलना है। 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। खेल मंत्री किरण रिजिजू,
जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, वो भी उसमें मौजूद थे। तो ढेर सारे राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर भी मैं करंट अफेयर्स में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 फरवरी। ओके, ये दिन सर सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज की इसी दिन उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, और इसी वजह से उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। और 2021 के थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। तो ये है रमन प्रभाव, आप जानते ही होंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी जगह से गुजरती हैं तो उसमें से ज़्यादातर की वेवलेंथ एक समान रहती है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें बदलाव आते हैं और ये जो बदलाव है वो अंदर मौजूद जो अणु है उसकी संरचना के बारे में बताता है। इन किरणों की वेवलेंथ में ये बदलाव ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, सीवी रमन के शोध को आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरा माना जाता है। भारत के जो पहले अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 ने जब चांद पर पानी होने की घोषणा की थी, खोज की थी, चंद्रमा पर पानी होने की जो खोज है वो चंद्रयान ने ही की थी। तो इसके पीछे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कमाल था। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 मार्च का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना। ओके, और हाँ, अभी जो मैंने वीडियो में बताया टोटल कंटेंट, तो उसका PDF आ गया है, मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी PDF है, 2020 के भी इम्पॉर्टेंट है, बुक का भी डिटेल है।